हाय सफा। हेलो सर। क्वेश्चन हो गए थे लास्ट चैप्टर के एग्जाम के क्वेश्चंस। सर हाँ, एग्जाम किट मैंने कर लिए थे और मैंने ये नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिक्स फ्लेक्स बजट के और वेरिएंसेस के थे। जो फिक्स फ्लेक्स बजट वेरिएंस वेरिएंस के वो आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। हाँ, वो 14 एंड 15 में तो मैंने छोड़ दिए थे और दूसरे ठीक है, क्वेश्चंस में डाउट है मुझे। डाउट नहीं है? है। अच्छा डाउट है, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके। क्वेश्चन नंबर क्या है सफा? जस्ट 1 सेकंड, नोटबुक में। सर 11.8। 11.8 ओके। ओह एक सेकेंड। स्क्रीन स्टॉप स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। इसमें क्या लिखा हुआ है? Which of the following formula will generate budgeted production in units for March? Okay. As company manufactures a single products in a computer spreadsheet in cell F1 to F12 contain budgetary monthly sales के F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये monthly sales हैं। With January cell F1 ये Jan है तो ये Feb March ठीक है। The company policy is for closing inventory is finished goods of each month to be 10% of budgeted sales of the following month। कि ये बोल रहा है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इट विल बी अगले महीने की बजटेड सेल्स का 10%। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं जैसे जैन फेब मार्च है, ये है मेरा एफ कॉलम FEF। ठीक है, मुझे ये कह रहा है कि जैन की जो मेरी सेल्स है, ये बात कर रहे हैं सेल्स की, दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट सेल्स। सो ये कह रहे हैं कि हमें बताना है कि नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन कितनी होगी। तो नेक्स्ट मंथ की जो अगर हमें प्रोडक्शन निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन कितनी होगी? तो द कंपनी पॉलिसीज फॉर क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी ईच ऑफ 10% ऑफ बजटेड सेल्स ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब इसका 10% हमें यहाँ मेंटेन करना है। इसका 10% अगर मैं बात करता हूँ मार्च की, मार्च ना, मार्च की बात करनी है तो अप्रैल का 10% हमारा होगा क्लोजिंग स्टॉक। और प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमारी सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग। सो क्लोज सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन हो जाएगी हमारी। ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो बताया नहीं हो अभी। यस सर। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो मार्च की हमारी हमें बताना है मार्च में प्रोडक्शन कितनी होगी। मार्च में प्रोडक्शन होगी
इसका मार्च में जितनी हमारी सेल्स होगी उसका 10% यहाँ पे बन जाएगा। मार्च में जितनी हमारी सेल्स होगी, ध्यान से सुनना सबा, मार्च में जितनी हमारी सेल्स होगी उसका 10% फरवरी में बन जाएगा, है ना। ओके अप्रैल की जितनी सेल होगी उसका मार्च में 10% बनेगा। ओके सो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी, ओपनिंग स्टॉक विल बी मार्च यानी F3 का 10%, ओके 0.10 या 0.10 F3 कि F3 का 10% हमारा वो ओपनिंग स्टॉक। परचेज हमें निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया F4 का 10%, 0.10 ऑफ F4, है ना। ओके यही आएगी सेल्स। यस सर और सेल्स हमारी कितनी है, एफ में जो फिगर लिखी है वो हमारी सेल्स है, F3 में, सॉरी, F3 की F3 होगी F3 हमारी हम्म, सेल्स है। तो अगर हमें परचेज निकालनी है, परचेज मींस F3, तो इसको इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 0.90 F3, ये माइनस है तो यहाँ प्लस 0.10 F4 इज इक्वल टू परचेज। तो ये आना चाहिए हमारा 0.90 F3 प्लस 0.10 F4, 0.90 F3 प्लस 0.10 F4, फोर्थ शुड बी द आंसर। देखो सपा, इसमें सिंपल सी बात है ना, हमने ओपनिंग स्टॉक निकाला, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा यहाँ हाँ पे, हमारे करंट का 10% सेल्स का। यस सर परचेज हमें निकालने, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा अगले महीने का 10%, ओके और सेल्स क्या होगी जो हमारी यहाँ फिगर है, दैट इज F3। ओके सर मैंने बस F4 दो। बराबर निकाला था बट मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लिया था तो इसलिए रॉन्ग हो गया था ओके अच्छा कोई बात नहीं, और बताओ। 1 सेकेंड सर 11.17 एक सेकेंड, 11.17। If a company has no production resource limitation, which order would the following budget be prepared? मतलब उनके पास प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन रिसोर्स है कि इतना लिमिटिंग फैक्टर उनका कोई भी नहीं है। अच्छा तो कितना भी दे प्रोड्यूस कर डोंट, सकते हैं वो लोग जितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो लिमिटिंग फैक्टर उनका कोई भी नहीं है। दे हैव नो प्रोडक्शन रिसोर्स लिमिटेशन कि जितना सामान उनको चाहिए वो सारा मिल जाएगा। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे सेल्स पहले हम बजट अपना सेल्स बजट बनाएंगे। हम्म हम जो नॉर्मली पढ़ते थे क्या करते थे, पहले सेल्स बजट, सेल्स फिर बजट के बाद हम प्रोडक्शन क्या करते थे, फिनिश गुड्स प्रोडक्शन। फिर मटेरियल यूसेज बनाते थे फिर परचेज और फिर लेबर यूटिलाइजेशन एक मिनट, इसमें पहले आएगा हमारा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट। सेल्स बजट नहीं, सेल्स बजट के साथ हमारा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी तो आएगा ना, कि हमने क्लोजिंग स्टॉक कितनी रखनी है अपनी। ओके पहले सेल्स आएगा, फिर हमें ये देखना है कि हम्म क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है। ठीक है क्लोजिंग स्टॉक रखने के बाद ही हम प्रोडक्शन करेंगे कि इतना प्रोड्यूस हम्म करना है, तभी हमारा बात बनेगी। हम्म प्रोडक्शन के बाद हमारा आ जाएगा मटेरियल यूजेज बजट। ओके फिर हमने पढ़ा था मटेरियल कितना परचेज करना है, नहीं, हाँ मटेरियल इन्वेंट्री। यूजेज के बाद आ जाएगा मटेरियल इन्वेंट्री बजट, कि हमें कितना मटेरियल स्टॉक में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल परचेज करेंगे। ओके देखो, हुआ क्या है, हमारा इतनी सेल्स थी, इतनी सेल्स के बाद हमें फिनिश गुड्स अपना इतना अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सेल्स करेंगे, इतना क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तभी पता चलेगा कितना हमें फिनिश प्रोडक्शन कितनी करनी है बैच की। हम्म तो प्रोडक्शन बजट करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें मटेरियल कितना यूज होगा इसमें। मटेरियल यूज होने के बाद हमें देखना है कि कितना मटेरियल हमारे को क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल परचेज करेंगे। हाँ ओके ठीक है ना। यस सर और बताओ। हम्म 11.24 11.24,
ओके, इसमें क्या करने 11.24 में T company manufactures a single product M. Budgeted production output of product M during August is 200 units. कि production output जो इसकी है वो है 200 units. Each unit of M requires 6 labor hours for completion. कि each unit of M को 6 labor hour लगते हैं completion के. And PR company estimate 20% idle time. जो भी normal time लगता है उसका 20% idle time होगा. लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 7 पर आवर. व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? तो पहले हमने देखना, हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, सो 200 इंटू 6, 1200 हमारे टोटल आवर्स तो यूटिलाइज हुए हैं बनाने में, हाँ है ना? सो लेट टोटल आवर्स, देखो एक फिर क्या होगा, टोटल वर्क विल बी, जो उन्होंने काम करा है उसमें एक होगा, कुछ लगा होगा प्रोडक्शन में. सर, तो ये 1200 आवर्स में इंक्लूडेड है क्या आइडल टाइम? नहीं 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 नहीं, वो तो अलग है ना. देखो आइडल टाइम का ओके मतलब क्या होता है ओके, कि इस टाइम पे एम्प्लॉय ने कुछ भी नहीं करा. कुछ भी नहीं किया, ये हाँ इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने में 6 घंटे लगते हैं, तो इतने में तो यूनिट्स बने ही होंगे, तो इसमें तो वेस्टेज कुछ भी नहीं है. ओके. और आइडल टाइम जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑफ जितना टोटल टाइम उसने काम किया था, तो ये हमें नहीं पता. सो एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन में लगे 1200 आवर्स प्लस आइडल टाइम इज 20/100x. अच्छा ओके, बिकॉज में इंक्लूडेड तो है तो इसलिए मैंने उसके हिसाब नहीं से. नहीं, 1200 इंटू 100/80, 1200 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, इट इज 1500. तो 1500 मेरे टोटल आवर्स आ रहे हैं जिसके लिए हमने उनको पे करना है. 20% इसमें से आइडल हो गए, यानी 300 आइडल हो गए, और 1200 उन्होंने काम किया था जिनकी इन्होंने इतने यूनिट्स बनाए. 7 देते हैं इनको तो 7, सो 10,500 शुड बी द आंसर. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एक्स को निकालने के बाद कैसे किया? तो एक्स से क्या निकला? एक्स से निकला कि टोटल लेबर ने, देखो मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में जा रहा हूँ काम करने, लेबर जा रही है, मैं लेबर हूँ, मैं काम करने जा रहा हूँ, यूनिट्स बनाने जा रहा हूँ. 8 घंटे में से मैंने 6 घंटे 7 घंटे यूनिट्स बनाए, और 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, खाना खाया, लंच ब्रेक वगैरह सब कुछ हो गया, ओके. जो कि अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं. आइडल टाइम के लिए भी पे करते हैं. तो मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे को 8 घंटे के लिए पे करोगी या 7 घंटे के लिए? सर 7 आवर्स के लिए. क्यों? नहीं सर, सॉरी सॉरी, 8 घंटे के लिए होगा. 8 आवर्स के लिए पे 8 आवर्स करोगे. पे लंच होगा, ब्रेक हाँ तो इट्स नॉर्मल ब्रेक. अब हाँ. फैक्ट्री में अगर मैं फैक्ट्री में 8 घंटे बैठ के काम कर रहा हूँ, और अगर फैक्ट्री में कुछ काम ही नहीं है, अगर मैं तुम जॉब कर रही हो, 1 महीना यस कंपनी यस में सर, कोई आई काम ही नहीं है, तो अंडरस्टैंड. इधर तुमको सैलरी नहीं देगा, तो आवर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें सैलरी मिलेगी मिलेगी. हम्म. तो ऐसे ही इसमें बोला गया है कि एम्प्लॉय ने 200 यूनिट्स बनाए हैं, और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 6 घंटे, तो 1200 आवर्स के तो यूनिट्स बनाने में टाइम लगे. ओके. और इसमें बोला है कि एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लेबर जो है उनका 20% आइडल टाइम होता है. आइडल टाइम मतलब इसमें यूनिट्स नहीं बनते, इसमें सामान यहाँ से वहां लेके जाना, ठीक है, इसमें खाना पीना, इसमें लेबर का दूसरा काम जो होता है कि सामान शिफ्टिंग का हो गया, मशीनें साफ करना, तो वो सारा आइडल टाइम है जिसमें यूनिट नहीं बनता. लेकिन इस टाइम के भी हम लेबर को पैसे देंगे, हम्म. तो हमें देखना पड़ेगा कि टोटल लेबर ने कितना टाइम काम किया था हाँ. यूनिट्स बनाने में और आइडल में. ओके सर. तो इतना टाइम लेबर ने काम किया था, प्रोडक्शन में इतना किया था, आइडल में इतना किया था. आइडल हमेशा जितना टोटल उसने टाइम लगाया था उसके लिए होता है, तो वो हमें पता नहीं ओके कितना है. प्रोडक्शन में लगे 1200, तो यहां से हमारा निकल गया कि टोटल लेबर ने इतना टाइम फैक्ट्री में लगाया था. ओके. तो जितना टाइम उसने फैक्ट्री में लगाया पर आर के उसको हम $7 देते हैं, तो दैट मींस हम्म. 10,500 हम उसको सैलरी देंगे. ओके सर, गॉट इट. वो जो मैंने नीचे 300 किया था वो तो जस्ट कैलकुलेशन क्रॉस चेक करने के लिए था. हाँ, इसलिए मुझे और कंफ्यूजन हो बताओ, गया था. ओके. और कौन सा है? एक और है. आज कोई आया नहीं? So 11.26. आई थिंक ये भी 11 11.26, आई थिंक ये भी सेम ही है. उसी टाइप का है, बिल्कुल हम्म. बिल्कुल बिल्कुल सेम वही है. कराऊं या यूल डू इट? या आई विल डू इट सर. ठीक है, और बताओ. नहीं सर, और मेरे सब सॉल्व कर लिए थे, बट काफी ट्रिकी क्वेश्चंस थे.
हाँ, अब थोड़े से आगे ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस, धीरे धीरे लेवल जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा आगे। मैंने बताया था अभी तक तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे, बड़े असली क्वेश्चंस तो अब आने स्टार्ट होंगे। सर तो और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो फ्लेक्स प्लिस के थे और वेरिएंसेस के थे, तो वो तो नहीं किया तो ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं आया हमने तो चलना है आगे। ट्रेन गाड़ी कभी नहीं रुकती किसी के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज इम्प्लीमेंटिंग बजट। मैंने बताया था ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, बाकी मेजरली जो ये चैप्टर है ये थ्योरी वाला चैप्टर है, इम्प्लीमेंटिंग बजट। चलो अभी चैप्टर को पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटिंग बजट। अब बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग बजट का मतलब क्या है, हमने बजट बनाया, वी मेड दी बजट। अब बजट बना के बजट इज प्रिपेयर्ड, बजट प्रिपेयर हो गया है। अब बजट के अकॉर्डिंग हम इंप्लॉइज को बोल रहे हैं कि तुम काम करना स्टार्ट कर दो, काम स्टार्ट कर दो। जैसे जब भी हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हम एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि इतने टाइम में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन होगी, फिर टेस्ट होंगे, वो सब कुछ। सेम चीज कंपनी में होती है कि एम्प्लॉयज पहले प्लानिंग करते हैं, बजटिंग वगैरह करते हैं। अब बजटिंग होने के बाद हमने एम्प्लॉय को टारगेट दे दी कि देखो एज पर दी मास्टर बजट, एज पर दी प्रोडक्शन बजट, इस महीने तुम्हारे को इतनी सेल्स करनी है, लग जाओ काम पे। दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग बजट, कि अब तुम्हें उनमें काम करना शुरू करना है। ठीक है। और जब भी हम बजट बनाते हैं, बजट बनाने के बाद वी ऑलवेज मोटिवेट आवर एम्प्लॉइज सो दैट वो उस बजट को अचीव करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो वो बोलने के भैया हमसे तो नहीं अचीव हो सकता। ठीक है ना। तो बजट अचीव करने की वो कोशिश करें, इस तरह से हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। अब यस नेक्स्ट सर। आती है हमारी यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हमें पढ़नी है। पहली टर्म है हमारी गोल कॉन्ग्रुएंस एंड सेकंड इज डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग। अब गोल कॉन्ग्रुएंस बेसिकली क्या होता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को ऐसा बनाना होता है कि वो गोल कॉन्ग्रुएंस जो चीज है उसको फॉलो करे। तो गोल कॉन्ग्रुएंस बेसिकली क्या होता है कि वो अपना इंटरेस्ट भी देखें। गोल कॉन्ग्रुएंस मींस वो सेल्फ इंटरेस्ट भी देखें, क्योंकि देखो जो भी इंप्लॉय कंपनी में काम कर रहा है, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इंप्लॉय ऐसा नहीं है कि वो कंपनी का ही सब कुछ करेगा, खुद का घर नहीं चलाएगा। इट्स नॉट आर्मी कि उसको अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देश से मतलब है। तो हालांकि कॉर्पोरेट में आजकल इंप्लॉयज को आर्मी की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि तुम्हें सिर्फ कंपनी के बारे में सोचना है, कंपनी का प्रॉफिट हो, तुम चाहे, तुम्हारी फैमिली की कोई लाइफ नहीं है, तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सुबह 9 बजे आके रात को 12-12 बजे जाओ। ये चलता है कॉर्पोरेट लाइफ में, उन्होंने ऐसा बना दिया और सारे फॉलो करते हैं। मतलब मैंने देखा, आई वॉज इन गुड़गांव, लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि सुबह 8-10 बजे आ जाओ ऑफिस और शाम को 9-10-11-12 बजे निकलो, कि यार घर सर जाके भी क्या मोस्टली करूंगा। इंडिया में होता होगा, क्योंकि मैं तो आई वर्क लाइक इन 4 कंपनीज, तो हमारे तो हाँ, ये मैं मोस्टली 8 आवर्स ही वर्क मोस्टली करती हूँ इंडिया बाहर। में होता है। हम्म। फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में ना इंडियंस ही कल्चर खराब करते हैं। फॉरेन में इंडियंस क्या करते हैं, वो ही ये कल्चर लाते हैं कि हमें ओवर टाइम करना है। ठीक है हाँ ना। मतलब। बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं वो जानबूझ के ओवर टाइम करते हैं कि ओवर टाइम के डबल पैसे मिल जाएंगे। अगर ओवर टाइम नहीं कर पाते फिर वो डबल शिफ्ट काम कर लेते हैं कोई और, कि रात की डबल पे मिले। सर डबल पे नहीं मिलता है बहुत टाइम सर, जैसे कि पीडब्ल्यूसी, और उसमें फिर तुम्हें छुट्टियां ज्यादा मिलती है, तो वो जो ओवर टाइम होता है ना वो छुट्टियों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे 8 आवर्स की, अच्छा, तो मतलब एक 1 डे ऑफ मिलेगा ऐसा। ओके। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो जिस दिन हमें इम्प्लॉय एग्रीमेंट होता है, इम्प्लॉय एग्रीमेंट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसमें साफ हम्म। लिखा होता है कि समटाइम्स, बड़ा क्लियरली लिखा होता है, समटाइम्स यू माइट नीड टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। वैसे तो उन्होंने लिखा होता है कि 8 आवर शिफ्ट है, बट सम टाइम लिखा होता है, वो सम टाइम एवरी टाइम होता है। और ये इतने चालाक हैं सारे, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलॉयट, बिग फोर, सारे ये कभी भी ना अपने ऑफिस में कैमरेज नहीं लगाते। दे हाँ, ताकि नेवर प्रूफ इंस्टॉल नहीं है ना कैमरा। एम्प्लॉयज के पास। हाँ, कभी भी कैमरा नहीं लगाते, कभी भी इंप्लॉय का इन और आउट में उनके साइनिंग नहीं लेते, टाइमिंग नहीं लिखवाते। जो हम्म। कार्ड पंचिंग होती है वो भी सारा इनके हाथ में होता है, कि जब उनको पेरोल निकालना होता ट्रू। है तब वो कार्ड पंच में देखते हैं कि इस टाइम पे गया था, इस टाइम पे आया था। बट वैसे कभी इनका कोई कार्ड पंचिंग का, यू कैन नॉट आस्क कंपनी के हमें कार्ड पंचिंग का रिकॉर्ड दो, बट उसमें से लिखा बहुत हुआ है टाइम तो इंडिया कि में ओवर टाइम भी नहीं मिलता है ना पे, कि बहुत सारी नहीं यहाँ कोई ओवर। बहुत फ्यू कंपनीज होती हैं यहाँ, जो सिटी बैंक और वो ओवर टाइम नहीं देती है।
बट मैं जहाँ वर्क अच्छा। कर रही थी ना एज एन अकाउंटेंट, बिकॉज मैं एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रही थी, फंड अकाउंटेंट। तो उसमें क्या, अच्छा। आई जस्ट डिड फॉर इट वाज माय फर्स्ट जॉब, मैंने 8 मंथ तक किया था, बट इट्स लाइक हर चीज़ की डेडलाइन होती है। हम रिकंसिलिएशन करते थे ना, तो उसकी भी डेडलाइंस होती थी, डेली डेडलाइन। तो बहुत सारा टाइम बहुत ओवरलोड हो जाता था, तब मंथ एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती थी, ट्रायल बैलेंस एंड हाँ करना पड़ता था। बट अगर मैं 30 मिनट्स भी करती थी तो मुझे देते थे, बट वो काम मतलब नहीं, बहुत वो ज्यादा। फॉरेन में चलता है, वो कल्चर है, इट्स गुड ओनली, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो आई टेल यू, व्हेनेवर अ पर्सन डू ओवर टाइम, एंड ओवर टाइम जो करते हैं दैट इज विद द अप्रूवल ऑफ मैनेजर्स, ये सीनियर्स। इसका मतलब है कि हाँ कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम काम कराना है, एंड डेफिनेटली फिर कंपनी को उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ओवर टाइम तुम कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर इनएफिशिएंसी, देयर आर टू टाइप ऑफ ओवर टाइम। एक होता है कि बिकॉज ऑफ योर इनएफिशिएंसी, मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एज एम्प्लॉय, कि एक हाँ एम्प्लॉय की इनएफिशिएंसी की वजह से। एक होता है ओवर टाइम बिकॉज के एक्चुअली में नीड है। यहाँ पे क्या हिसाब है, यहाँ पे एक्चुअली में नीड इतनी नहीं है, सीनियर्स ने काम ही इतना ज्यादा पकड़ा हुआ है, इतना ज्यादा काम पकड़ा हुआ है कि तुम्हारा टाइम एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। एंड बहुत सारे इंप्लॉयज ऐसे होते हैं, वो सुबह आएंगे 9 बजे या 10 बजे आएंगे, 10 से लेके वो 12-1 बजे तक तो वैसे ही मैनेजर से मिलना, बातें करना, ये सब वो सब। उसके बाद फिर थोड़ा सा इधर उधर की बातें, हम्म, फिर लंच करते हैं। लंच करने के बाद उनका काम करना स्टार्ट होता है। वो कहते हैं काम हमसे शाम को ही होता है असली। बहुत सारे मैंने इंप्लॉयज देखे हैं, वो कहते हैं काम तो ना हमसे शाम को ही होता है, दिन में सुबह कोई काम नहीं होता। फिर शाम को जब वो बैठते हैं रात को 9, 9:30, 10 बजे तक, फिर वो काम करते हैं, 10 बजे फिर वो घर जाते हैं। इस चक्कर में प्रॉब्लम क्या होती है, उनको देखा जाता है कि हाँ ये इतना टाइम कंपनी में लगा रहे हैं। दूसरे जो इंप्लॉयज होते हैं जो कहते हैं हमें 6 बजे निकलना है, उनको फिर ऐसे देखा जाता है कि यार ये तो जल्दी जा रहा है। फिर ये हाँ बोलते हैं कि हमने तो अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया, बट इनकी वो वैल्यू नहीं होती। यहाँ कल्चर बन चुका है ये। बहुत ही गंदा कल्चर है ये, बहुत गंदा कल्चर है। मतलब मैंने आई ट्राई टू अपोज इट अ लॉट कि व्हाई डोंट वी लीव बाय 6-6:30। तो मैनेजर्स जितने भी थे उस टाइम पे, मेरे सीनियर्स थे तब, हाँ हाँ हम करेंगे, करना है। एक दिन करके फिर वैसे हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं तो 6:30-7 बजे निकल जाऊंगा, मैं तो इसे लेट नहीं होता, मेरे को तुम काम दो। फिर उन्होंने मेरे को एक्सेस काम देना शुरू कर दिया। मेरी लड़ाई भी हुई वहां पे, उन्होंने मेरे को 4 बजे काम देते थे कि कंप्लीट कर। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, आज जो तुम काम मेरे को 4 बजे दे रहे हो, ये 2 घंटे में कंप्लीट हो नहीं सकता, मेरे पास पुराने काम भी हैं। कहते नहीं ये करना है, पहले ये कर। फिर काफी बार ऐसा हुआ जब मैं ये करने बैठा, फिर मेरे को बोला तूने वो वाला क्यों नहीं किया। मैंने कहा आप ही ने तो कहा था। अब कहते मैंने ये थोड़ी कहा था कि दूसरा नहीं करना, दोनों करने थे। तो ये पॉलिटिक्स ऑफिस में बहुत चलता है, मतलब बहुत हद गंदा पॉलिटिक्स है। चलो एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। तो एम्प्लॉयज को अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी देखना होता है कंपनीज में, प्लस उनको कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। दे शुड ऑल्सो थिंक फॉर कंपनी। अब आज की डेट में ना मोस्ट ऑफ द इम्प्लॉयज जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, सेल्फ इंटरेस्ट भी है, वो कंपनी के बारे में भी सोच रहे हैं। तुम जैसे कभी किसी बंदे से बात करो ना, ही स्पीक्स लाइक इन अ वे कि ही इज अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, और ही ओन्स दैट कंपनी। जैसे ईवाई के, मैं तो ईवाई में काम करता हूँ, ईवाई में ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे काम करते हैं, हमारे यहाँ वैसा होता है। तो दैट इज गुड ऑल्सो, क्योंकि वो कंपनी के बारे में भी सोच रहे हैं। कल को जैसे कुछ हो जाए, नहीं यार हम ऐसा नहीं कर सकते, वी आर फ्रॉम ईवाई, जैसे ईवाई के बंदे हैं, प्रोफेशनल बंदे हैं, वो कई ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे तो नहीं यार ईवाई का नाम खराब होता है। तो मतलब दे आर थिंकिंग फॉर कंपनी एज वेल। कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करना, जैसे मैनेजर्स जब तुम देखोगे, तुम अगर कुछ वेस्टेज कर रहे हो वो रोक देंगे, नहीं क्यों कंपनी का वो वेस्ट करना। सो दैट इज लाइक, इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि एम्प्लॉय अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी देखे और वो कंपनी के बारे में भी सोचे। सो गोल कॉन्ग्रुएंस इज व्हेन एम्प्लॉय मेक डिसीजंस दैट आर इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑल्सो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, कि वो अपना इंटरेस्ट तो देख रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट तो देख रहे हैं, लेकिन वो कंपनी का इंटरेस्ट नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। So dysfunctional decision making occurs when goal congress does not exist or impaired. Managers and other take decisions that promote their self-interest at the expense of interest of organization. कि अपने फायदे के लिए चाहे कंपनी का लॉस हो जाए, it doesn't matter to them. That is goal congruence and dysfunctional decision making. So maintaining motivated managers is an important aspect of setting and achieving target. अगर हमारे मैनेजर्स मोटिवेटेड रहेंगे, तभी जो हमने बजटिंग के अकॉर्डिंग टारगेट्स बनाए हैं, हम वो टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स
So the correct response to control information relies on behavior of the recipient. Problem can be managers की क्या क्या problems हो सकती हैं. पहला, manager who set the budget are not responsible for achieving it. कि जैसे मोस्टली कंपनीज में जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉय को बोलते हैं ये काम हमें इस महीने करना है, खुद कुछ नहीं करेंगे वो, इन सबको डबल डबल टारगेट दे देंगे कि हो जाएगा, कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, वी कैन डू इट, फिर पार्टी करेंगे। खुद ने कुछ नहीं करना, खुद ने सिर्फ मैनेज करना है। सो इसी वजह से कई बार बजट्स हमारे अचीव नहीं हो पाते, प्रॉब्लम्स होती हैं मैनेजर्स और जूनियर्स के बीच में, जो उसके सबॉर्डिनेट्स है उनके बीच में क्लैशेस होते हैं कि मैनेजर्स हु सेट दी बजट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग देम। अगर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे मैनेजर्स, तभी कभी ये ऐसा इशू नहीं आएगा कि उसको मैनेजर को पता है भाई हवा में बात नहीं कर सकता, अगर कोई काम नहीं हुआ कल को मेरे ऊपर बात आ जाएगी। ये चीज, लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। पुअर एटीट्यूड व्हेन सेटिंग दी बजट सेट करते हुए उनको एटीट्यूड ही सही नहीं है, टाइम पास से बजट बना दे, चलो यार वैसे टाइम पास के लिए बोला गया, पुराने वाले एक्सेल है कॉपी पेस्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ा दो, ये चीज। पुअर एटीट्यूड व्हेन पुटिंग प्लान्स टू एक्शन, जो बजट बनाए थे उनको एक्चुअल एक्शन में लाते हुए कोई एटीट्यूड ढंग का नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, चलो यार कर लो देखी जाएगी। कंट्रोल इज अप्लाइड एट डिफरेंट स्टेजेस बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, कि एक ही बंदा सबको कंट्रोल करने की बजाय बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो जूनियर है वो उसको ये भी कंट्रोल कर रहा है, उसको वो भी कंट्रोल कर रहा है, उसको सीनियर भी कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम आ सकते हैं। यू डोंट हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, जस्ट एक बार पढ़ना है, ऐसे इतना डेप्थ में ऐसा कुछ नहीं ओके है। सर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टिसिपेटिंग इन बजटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग इन बजटिंग क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ बजट। One is top-down budget, that is imposed budget. Second is bottoms up budget, that is participative budget. अब टॉप डाउन बजट क्या होता है? टॉप डाउन बजट इज, देखो ये हमारा बजट है, बजट बन रहा है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं बजट, वी आर प्रिपेयरिंग बजट। ये है टॉप लेवल, ये है लोअर लेवल। मैं मिडिल की बात नहीं करता, टॉप और लोअर की बात करता हूँ। एक तो जैसे मिडिल लेवल, टॉप वाले तो क्या ही बजट बनाएंगे ऐसे छोटे छोटे, मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाले। अब मिडिल लेवल वाले बजट बनाते हैं, इनका काम होता है बजट बनाने का, ये हमेशा बनाते हैं। इसमें जो इन्होंने बजट बनाया, लोअर लेवल वालों से कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा रहा कि क्या तुम ये बजट अचीव कर सकते हो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये कर सकते हो, इनसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा रहा। सीधा सीधा मिडिल लेवल वाले बजट बना रहे हैं और वो पूरा पूरा बजट इनको दे रहे हैं कि चलो इस बजट को अचीव करो, दैट्स इट, ये तुम्हारा टारगेट है, इस महीने तुम्हारे को ये चीज करनी, विदाउट आस्किंग देम कि वो कर भी पाएंगे ये चीज या नहीं। ठीक है, यस सर, मतलब ये इम्पोज होता कर है रहे हैं हमारा, मिडिल लेवल क्या कह लोअर रहे हो, लेवल पे, इम्पोज कर रहे हैं बजट इम्पोज कर रहे काइंड हैं, ऑफ। तभी इसको टॉप डाउन और इम्पोज बजट बोला जाता है। इम्पोज और टॉप डाउन बजट इज सेट विदाउट अलाउइंग द बजट होल्डर, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, सॉरी सफा, एक्चुअली मेरे ना अभी फोर्थ को मेरे F7 के स्टूडेंट्स का एग्जाम है स्किल लेवल के, तो बस उनकी क्वेरीज वगैरह आ जाती है। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो
That's why this is called an imposed budget. A imposed or a top-down budget is set without allowing budget holder. बजट होल्डर कौन होते हैं? ये वाले होते हैं बजट होल्डर, क्योंकि इनको वो बजट अचीव करना है, इनको उस बजट पे काम करना है। मिडिल वालों को काम नहीं करना होता, दे जस्ट सेट द बजट। लोअर लेवल जिनको काम करना है, दे आर कॉल्ड द बजट होल्डर। तो इम्पोज्ड और टॉप डाउन बजट इज सेट विदाउट अलाउइंग द बजट होल्डर टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन बजटिंग प्रोसेस। अब देख के लगता है कि यार ये तो बहुत ही नेगेटिव है, ये तो अच्छा है ही नहीं मेथड, बट दिस मेथड वर्क्स इन मेनी प्लेसेस। कैसे, कहाँ पे? जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो नई कंपनी बनी है, उसमें लोअर वालों को तो पता ही नहीं कि वो बजट अचीव कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि पहला ही काम हो रहा है, पहला ही टास्क उनको मिल रहा है, तो वो डायरेक्टली बना के उनको देंगे। इन अ वेरी स्मॉल बिजनेस, बहुत छोटा बिजनेस है, वहां पे उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इनसे चीजें डिस्कस करें। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स, के मतलब पैसे नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है, वहां पे अगर हम इनसे डिस्कस करेंगे बस्टिंग वगैरह, टाइम वेस्ट होगा, सब कुछ होगा, इनको डबल डबल काम कराना होगा, लोअर लेवल मना कर देगी कि नहीं हम तो इतना कर ही नहीं सकते, तो वहां पे इम्पोज बजट जबरदस्ती इम्पोज करना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिक हार्डशिप है, मेहनत डबल डबल करनी पड़ेगी। व्हेन ऑपरेशनल मैनेजर लैक बजटिंग स्किल्स, अब जस्ट वन सेकंड सभा, जस्ट वन सेकंड, मैं ना सबको बोलता हूँ। हाँ सफा, सॉरी मैंने बोल दिया बच्चों को, वो कॉल नहीं करते एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, सो व्हेन ऑपरेशनल मैनेजर लैक बजटिंग स्किल्स, कि जो ये लोअर लेवल ऑपरेशनल मतलब जो काम करते हैं, इनको आती नहीं है बजटिंग, इनको तो है कि हमें काम दो हम करेंगे, देन टॉप डाउन बजट जो है वो सक्सेसफुल कर सकते हैं, हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉटम्स अप बजट। अब बॉटम्स अप बजट क्या होता है? सेम चीज, ये बजट बन रहा है, ये है मिडिल लेवल, ये है लोअर लेवल। अब बॉटम्स अप बजट में क्या होगा? इन्होंने बजट बनाना है, इनसे रिकमेंडेशंस ली जाएंगी, इनसे प्रॉपर रिकमेंडेशंस ली जाएंगी कि कैसे बजट बनाएं, तुम भी इनपुट दो, तुम बताओ कि तुम एक यूनिट को कितने टाइम में बनाते हो, हमें इतने यूनिट्स बनाने हैं, इतना तुम्हारा टाइम लग सकता है, कितने इंप्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ इनसे डिस्कस किया जाएगा, एंड देन इनको बोला जाएगा कि ये बजट बनाओ। दैट इज बॉटम्स अप और पार्टिसिपेटिव बजटिंग। So bottoms up budget ensures all budget holders are given opportunity to participate in setting their own budget. This is bottoms up budget. So advantages क्या होंगे इसके? Staff doing the work have most accurate knowledge of operations, कि जो भी काम कर रहे हैं, स्टाफ जो काम कर रहे हैं, उनको हर चीज का पता होगा क्योंकि बजट उन्होंने ही बनाया है मिलके। मोर अचीवेबल टारगेट्स बेस्ड ऑन लोकल नॉलेज, कि इनको पता है कि ये क्या टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। मोरल एंड मोटिवेशन इंप्रूव्ड एज पीपल वर्किंग टुवर्ड्स देयर ओन बजट, जब मैं कोई चीज बजट बनाऊंगा अपने अकॉर्डिंग और मैं ही उस पर काम करूंगा, दैट मींस आई विल बी मोटिवेटेड टू अचीव इट, खुशी मिलेगी अचीव होके। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कि मिडिल और टॉप वालों का टेंशन खत्म हो जाती है कि यार बजट पूरा हमें बता के इनको देना पड़ेगा, उन्होंने ही बजट बनाया है, हमने एक बार उनकी हेल्प कर दी, वो अपने आप करते रहेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इस चीज के? पहली बात, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि स्टाफ में सेट टारगेट्स दैट आर टू इजी और लैक कंसिस्टेंसी, बजटरी स्लैक। अब बजटरी स्लैक क्या होता है, टर्म हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानबूझ के उन्होंने अपना बजट बहुत कम बनाया, छोटा बनाया, सो दैट वो बहुत इजीली उसको अचीव कर ले। मे नेवर गेट एग्रीमेंट इफ टू मेनी कंफ्लिक्टिंग व्यूज, मतलब इन्होंने कुछ और बोला, मिडिल वालों ने कुछ और बोला, तो हो सकता है बजट कभी बन ही ना पाए। स्टाफ में लैक स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड, हमने इनको बोल तो दिया कि तुम बजट बनाओ, लेकिन इनमें वो स्किल्स ही नहीं है कि वो बजट बनाए, तो वहां पे हमारे डिसएडवांटेजेस पार्टिसिपेटिव बजटिंग के होते हैं। ये सारा चैप्टर तुम्हें एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स में तुम्हारे क्लियर कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है? वंस डिसाइडेड बजट बिकम्स अ टारगेट, अब टारगेट हमने उनका बना दिया, नाउ वी विल इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस, के कैसा वो काम कर रहे हैं।
So employees should be kept informed about how actual results are progressing and how these are compared with the targets. Individuals should not be kept in dark about their performance. The key features of feedback, मतलब जो भी वो काम एम्प्लॉयज कर रहे हैं, हमें उनको बताना चाहिए कि उनका टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं। हम कभी ऐसा ना करें कि उनको बताएं ही ना कि तुमने टारगेट अचीव किया कि नहीं। उससे क्या नुकसान होगा? अगर मुझे यही ना बताया कि टारगेट अचीव किया है कि नहीं, तो क्या पता मेरी गलतियां कोई ठीक ही ना करे, कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरी गलतियां कोई ठीक ही ना करे। और कंपनी का टारगेट अगर था 1000, मैंने बना दिए 2000 यूनिट्स, और कंपनी ने मुझे बताया नहीं कि बजट 1000 था, तो हो सकता है मेरे को बोनस ना दें। कल को मुझे पता चले, मैं बोलूं भाई तुम्हारा टारगेट 1000 था, मैंने 2000 बना दिया, तो मेरे को बोनस क्यों नहीं दिया तुमने? तो वो कभी नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज ने जैसा भी काम किया, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनको बताना चाहिए। तो फीडबैक के फीचर्स क्या होते हैं? क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स, के क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स बना के देनी चाहिए। रिपोर्ट्स आइडेंटिफाई कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, के जो भी हमारी रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें आना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रोलेबल कॉस्ट है जिनका ध्यान रखा गया है, इनकम्स। टाइमली रिपोर्ट्स टाइमली होनी चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। Hopwood 1974 identified 3 ways of using budgetary information to evaluate managerial performance. एक बार पढ़ते हैं, लेट्स सी क्या है ये। बजट कंस्ट्रेंट, मैनेजर्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मीट द बजट। ओके, बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या कहते हैं? कि मैनेजर की जो परफॉर्मेंस होती है, इट इज मेजर्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मीट द बजट, के वो बजट कितना अचीव कर पाए। प्रॉफिट कॉन्शियस मतलब मैनेजर्स फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ यूनिट्स ऑपरेशन। द गोल इज टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न टू शेयर होल्डर, कि इसमें होगा कि मैनेजर इस तरह से काम कर रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमा सके। थर्ड, नॉन अकाउंटिंग, मैनेजर्स फोकस इज नॉन फाइनेंशियल रादर देन देयर एबिलिटी टू मीट बजट। परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड यूजिंग मेजर्स सच एज फीडबैक फ्रॉम कलीग। तो काफी जगहों से हम मैनेजर्स का फीडबैक ले सकते हैं। कैसे? एक तो बजट कांस्टेंट से, कि कितना टारगेट वो अचीव कर पाया। दूसरा, वो कंपनी को कितना प्रॉफिट दे पाया। तीसरा, जो मैनेजर है उसके एम्प्लॉयज उससे कितना खुश हैं। इन 3 तरीकों से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने मैनेजर की परफॉर्मेंस। पहला, टारगेट, डायरेक्ट टारगेट से। दूसरा हो गया, उसने कंपनी को कितना प्रॉफिट कमा के दिया, चाहे टारगेट अचीव हुए चाहे नहीं हुए, डजंट मैटर, पैसा कितना कमा के दिया ये बताओ। और तीसरा, कि मैनेजर्स के जितने इंप्लॉइज हैं, जो जूनियर्स वगैरह हैं और जो उसके साथ काम कर रहे हैं, वो कितना उस मैनेजर से खुश है। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हमारी टर्म आती है बजटरी स्लैक। अब बजटरी स्लैक क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। बजटरी स्लैक मींस, सोचो कंपनी में जो सीनियर्स हैं, जो टॉप लेवल के लोग हैं, उन्होंने एक टारगेट क्या रखा, मिडिल लेवल वालों को बोला, या मिडिल लेवल वालों ने, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल, ये भी होते हैं मैनेजर्स, ये भी होते हैं मैनेजर्स, और ये होते हैं एक्चुअल लेबर जो काम करती है। ये भी मैनेजर्स होते हैं, ये भी मैनेजर्स होते हैं, और ये होते हैं जो एक्चुअली काम करती है। तो मिडिल लेवल वालों ने इनको बोला कि तुम बजट बनाओ, मतलब इट्स अ पार्टिसिपेटिंग बजट। लोअर लेवल मैनेजर्स ने क्या किया, अब इनको ये भी बोला कि भाई ये ठीक है, तुमने बजट बनाना है, अगर तुमने बजट ओवर अचीव कर लिया, अगर तुमने बजट ओवर अचीव कर लिया, तो हम जितना हम एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे उसमें तुम्हारा प्रॉफिट शेयर भी होगा। कि जो एक्स्ट्रा पैसे तुम कमाओगे, कि तुमने अगर ओवर अचीव कर लिया अपना बजट, तो तुम्हारा प्रॉफिट शेयर भी होगा। और दूसरा ऑप्शन, अगर तुमने जो कॉस्ट है, कॉस्ट रिड्यूस कर दी, कि हमने बजट के अकॉर्डिंग सोचा था इतना खर्चा होगा, उससे भी कम रिड्यूस कर दी, मतलब एक तरह से वो भी पैसे कमाए होंगे, उसमें भी हम तुम्हारे को प्रॉफिट देंगे। तो या तो तुमने ज्यादा यूनिट्स बना के ज्यादा पैसे कमाए, बजट से ज्यादा जो बजट बनाया था उसको ओवर अचीव किया, तो खूब प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें। और अगर तुमने जो टारगेट कॉस्टिंग बनाई थी कितना खर्चा होगा, उससे कम कॉस्टिंग में तुमने यूनिट बना दिया, तो वहां पे भी तुम्हारे साथ प्रॉफिट शेयर होगा। अब ये लोग बड़े शाने निकले। इन्होंने क्या किया, जब बजट बनाया, वाइल प्रिपेयरिंग बजट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जानबूझ के
बजटेड रेवेन्यू जो है वो कम कर दिया, जानबूझ के बजटेड रेवेन्यू कम कर दिया और बजटेड कॉस्ट थोड़ी हाई दिखा दी, मतलब लॉस नहीं दिखाया लेकिन जो एग्जैक्ट रेवेन्यू है वो कम दिखाया और एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो जानबूझ के थोड़ी सी हायर दिखाई। अब हुआ क्या, इनको बड़े चालाक निकले, जब एक्चुअल काम हुआ तब इन्होंने दिखाया कि हमारा देखो रेवेन्यू बढ़ गया है, हमने बजट में जो रेवेन्यू दिखाया था उससे ज्यादा रेवेन्यू कमाया हमने, प्लस जो हमने बजटिंग में कॉस्टिंग करी थी ना तब तो हमें लग रहा था इतना ही खर्चा होगा, हमने तो हर तरीके से देख लिया था इतना खर्चा मिनिमम होना था, फिर भी मैंने ऐसा करके ये करके कॉस्टिंग कम कर ली, चलो मुझे प्रॉफिट दो। दिस इज कॉल्ड बजटरी स्लैक। ठीक है, सब क्लियर Okay. है ये? Yes, sir. तो बजटरी स्लैक की डेफिनेशन यहां पे जो दी हुई है दैट इज budgetary slack is the difference between minimum necessary cost and cost to the budget and actual income। की डेफिनेशन इनकी उल्टी है, थोड़ी सी अलग है, बट हम जब नीचे पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंट। तो budgetary slack का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन यहां लिखा हुआ है क्या, when managers set their own budget they may be tempted to deliberately overestimate cost and underestimate sales so that they will not be blamed in future for overspending or poor result। इसलिए भी वो कर सकते हैं कि वो पहले ही अपना सेल्स कम कर देते हैं कि उनको पता है कि यार सेल्स हम कम ही दिखाते हैं, कल को कम होगी तो मेरे को गालियां पड़ेगी, पहले ही बजट में कम सेल्स दिखा दो और पहले ही खर्चे ज्यादा दिखा दो। इन कंट्रोलिंग एक्चुअल ऑपरेशन द मैनेजर देन इंश्योर्स दैट द स्पेंडिंग राइजेस टू मीट द बजट। Slack or manipulation in accounting reports is more likely to occur if manager is under pressure to achieve short-term budget target। कि अगर हमने मैनेजर को शॉर्ट टर्म टारगेट करने को बोला कि शॉर्ट टर्म में तुझे अचीव करना है, तो हो सकता है वो जानबूझ के कुछ चालाकियां करे कि यार ये अचीव हो गया तो मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, वो कंपनी का लॉन्ग टर्म नहीं देखेगा, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ये काम कर सकते हैं। जैसे ही Sir, तुम्हें क्लियर हो second जाए, line हाँ बोलो। का meaning क्या है? The manager that ensure that their spending rises to meet the budget. इसका मतलब है कि अगर मान लो उन्होंने कॉस्टिंग काफी हाई दिखा दी, ठीक है ना, तो वो जानबूझ के कोशिश ये करेंगे, जानबूझ के ये कोशिश करेंगे कि वो खर्चे ज्यादा दिखाएं, क्या पता वो खर्चे अपने अपनी सैलरी ज्यादा बढ़ा दें, प्रॉफिट उतनी टोटल कॉस्ट करने के लिए मैनेजर में देन इंश्योर कि वो स्पेंडिंग बढ़ा दे कंपनी की, कि एम्प्लॉय चलो हम सैलरी और ले लेते हैं। अब जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने खर्चे ज्यादा बढ़ा लेंगे, रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, अपना डायरेक्टर सिटिंग फीस बढ़ा लेंगे कि हमने बहुत सारी मीटिंग्स करी थी सर तो उसके इससे इतने तो कॉस्ट खर्चे हो बढ़ गए। जाएगी ना कंपनी की भी। हाँ तो वो इसलिए बढ़ाएंगे ना क्योंकि पहले ही उन्होंने ओवर एस्टिमेटेड कॉस्ट करी हुई है, हाँ, तो वो अपनी खुद की बढ़ा देंगे अगर इन केस नहीं। वो खुद ओके। की वो कॉस्ट करके खुद की उसमें कॉस्ट डाल देंगे। ठीक है, जानबूझ के अपने ही फैमिली वालों को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला देंगे ताकि कॉस्ट उसके बराबर हो, सबको लगे कि बजट अचीव हो गया लेकिन उनका फायदा हो जाए उस चीज में। ओके ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 1 का आंसर दो मुझे। ओके। सर सीओ होना चाहिए या See, a manager underestimate revenue when setting the budget to ensure that budget targets can be exceeded easily। बिल्कुल सही और आंसर इज राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आती है हमारी दो टर्म्स, कंट्रोलेबल कॉस्ट वर्सेस अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सो कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? कंट्रोलेबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ये। पढ़ा था। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेजर का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो खर्चा होना ही होना है। सर जो जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। इन्फ्लेशन हो गया, रेंटल एक्सपेंस हो गया कि रेंट तो देना ही देना है। ओके। ठीक है ना, हम वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ फिक्स कॉस्ट है जो चेंज कर सकते हैं, कुछ फिक्स कॉस्ट नहीं कर सकते, रेंट देना ही देना है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हम चेंज कर सकते हैं कि हम थोड़ा सस्ता माल परचेज कर लें, किसी लाइक और दैट। सप्लायर से। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजरियल इंसेंटिव स्कीम्स, कि मैनेजर्स को हम कैसे कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि वो और मोटिवेट हो अच्छा बजट बनाने के लिए और उस बजट को अचीव करने के लिए। अब कौन कौन सी स्कीम्स हमारी होती हैं इसमें? सबसे पहले आती है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। सो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम क्या होता है कि जब भी कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाती है तो उन मैनेजर्स के साथ
कंपनी प्रॉफिट शेयर करती है कि जो भी प्रॉफिट हमारा है उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा तुम्हारा होगा। सो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम इज अ स्कीम इन विच एम्प्लॉय रिसीव, अब इसमें एम्प्लॉयज के बारे में बताएंगे कि एम्प्लॉयज को कैसे हम खुश कर सकते हैं ताकि वो और ज्यादा मेहनत करें। दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। अ प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम इज अ स्कीम इन विच एम्प्लॉय receives a certain proportion of their company's profit। अब तुम कहोगे सर अगर कंपनी में 200 इंप्लॉइज हैं और कंपनी का प्रॉफिट 100% ही होता है तो वो तो सब में बढ़ जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी टोटल प्रॉफिट का बोलती है कि हम 10% प्रॉफिट सारे इंप्लॉइज में बांटेंगे। तो जो भी 10% आता है, जितने भी नंबर ऑफ इंप्लॉइज होते हैं उससे डिवाइड करके वो निकाल लेते हैं अपना प्रॉफिट। ठीक है, सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या प्लीज? देखो अब कंपनी ने क्या किया, टर्म बताऊं ये या फिर जो मैं समझा रहा था? नहीं सर, टर्म। देखो, a profit sharing scheme is a scheme in which employee receive a certain proportion of their company's year end profit। कंपनी के जो साल के एंड में प्रॉफिट निकलते हैं, नेट प्रॉफिट, तो यस नेट सर। प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय को मिलेगा एज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जैसे तुमने सुना होगा आजकल जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनको एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि प्रॉफिट में तुम्हें शेयर भी मिलेगा, सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, अपार्ट हाँ। फ्रॉम दैट अगर प्रॉफिट ज्यादा हुए तो उस प्रॉफिट में तुम्हें 5% भी शेयर मिलेगा। ओके। दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। तो ये बोनस नहीं, क्योंकि ईयरली तो बोनस मिलता ही है, तो इट्स काइंड ऑफ बोनस अलग चीज बोनस। होती है, इट्स अ ओके। काइंड ऑफ बोनस तुम कह सकती हो। हम्म। ठीक है ना, तो बोनस तो अपनी बोनस उनको सैलरी इस, का एनुअली मिलता है ना, परसेंटेज तो। हाँ बोनस, बोनस हम्म। एक्चुअली क्या होता है, बोनस इज गिवन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि उस पर्सन ने कितना काम किया उसके बेस पे बोनस मिलता है। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम ये मोर और लेस सारे एम्प्लॉयज के लिए सेम होती है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट्स कमाए उसमें से कुछ परसेंटेज सारे एम्प्लॉयज में बांट दिया। हम्म। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, कंपनी विल ओनली पे व्हाट इट कैन अफोर्ड आउट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, कि कंपनी उतना ही एम्प्लॉयज में बांटेगी जितना वो अफोर्ड कर सकती है। बोनस कैन ऑल्सो बी पेड टू नॉन प्रोडक्शन पर्सोनल, कि ये तो, अब ये जो प्रॉफिट है ये तो जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है, जो सर्विस में है बेचारे वो, जो अकाउंटिंग कर रहा है उसका क्या, उसको थोड़ी बोनस मिलेगा ये, तो उसको थोड़ी मिलेगी प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, तो उसको फिर बोनस दिया जा सकता है। ओके। डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, एम्प्लॉय को पूरा साल वेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट निकले कंपनी का, प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद ही कंपनी बोनस देगी। दूसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट में बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। अब हमें पता है कंपनी बड़ी चालाक होती है, इनिशियली कंपनी को बोला देखो हमारे पिछले साल इतने परसेंटेज प्रॉफिट थे तो तुम्हारे को इतना शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, एम्प्लॉय सारे खुश हो गए। अगले साल जानबूझ के कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज रख लिए, खूब काम करा के सेल्स बढ़ाई और बोला कि यार इस साल तो हमारा प्रॉफिट ही बड़ा कम हुआ है। क्यों, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर दी, एसेट परचेज कर लिए खूब सारे तो हाई डेप्रिसिएशन लग गई, काफी प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स कर ली, कुछ पेबल्स प्रोविजन बहुत दिखा दिया, राइट ऑफ बहुत ज्यादा कर दिए, उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब एम्प्लॉयज को बोला देखो हमारा इतना प्रॉफिट तो है नहीं तो हम इस साल बोनस नहीं दे सकते। तो जो बोनस एम्प्लॉयज को मिलना है वो प्रॉफिट जो है वो एम्प्लॉयज के हाथ में नहीं है, प्रॉफिट निकालना वो कंपनी घुमा फिरा के हो सकता है इनको बोनस ही ना दे। और तीसरा, टू मेनी एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन सिंगल स्कीम मे नॉट हैव ग्रेट मोटिवेटिंग इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल। अगर बहुत सारे लोग प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में होंगे तो क्या होगा, किसी के हाथ में 100 रुपए आ रहे हैं, किसी के हाथ में 500 रुपए आ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। लिमिटेड बंदे हो तो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम सही रहती है, बहुत सारे इंप्लॉइज हो तो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में लोग बहुत सारा पैसे नहीं मिलते सबको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंसेंटिव स्कीम इन्वॉल्विंग शेयर्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इंप्लॉइज को पैसे नहीं देते, हम उनको कंपनी के शेयर दे देते हैं। तो अब कंपनी के शेयर जैसे तुमने सुना होगा, जितने भी सुंदर पिचई है, ठीक है, और सत्या नडेला है, ये सारे कंपनी के ओनर्स थोड़ी हैं, ये सारे कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, दे आर वर्किंग ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे आर ऑन द टॉप लेवल, एंड टॉप सीईओ। लेवल पे बैठ के इनको कंपनी के शेयर्स भी मिलते हैं। जब भी किसी यस। इंप्लॉय को मोटिव जब भी किसी इंप्लॉय को मोटिवेट करना हो तो बेस्ट वे इज तो उसको कंपनी के शेयर्स दे दो। क्यों, उसका रीजन क्या है, उसको पता है कि कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे तो उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी,
और कंपनी के शेयर्स कब बढ़ेंगे? जब कंपनी खूब प्रॉफिट कमाएगी। तो यानी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, सारे इंप्लॉयज मेहनत नहीं करेंगे, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा, शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो दी बेस्ट स्कीम जो आजकल चल रही है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स वगैरह में हर जगह शेयर्स देते हैं कि तू मेरी कंपनी में शेयर ले ले। उससे क्या तो हुआ, सर उसको शेयर पता है कि बाय शेयर करने पड़ते हैं ना एम्प्लॉइज को, कि इज जस्ट लाइक 5% शेयर फॉर एग्जांपल 0.02% वो एम्प्लॉय को नहीं, देते कई हैं। बार तो शेयर्स उनको फ्री मिलते हैं। कई बार उनको शेयर्स हाँ, में एक राइट इशू मिलता है कि मार्केट में जो शेयर 100 रुपए का है, आपको और उससे हम कम एक में। शेयर 30 का दे रहे हैं या 40 का दे रहे हैं। और हर इंप्लॉय की एक हम्म, लिमिट होती है कि वो सिर्फ 1000 शेयर ही परचेज कर सकता है। क्योंकि उसको और उसमें ये भी डिस्काउंटेड कंडीशन प्राइस होती में है मिल कि रहा है। शेयर्स ले, हाँ, और ये भी बोला जाता है कि ये शेयर्स लेने के बाद आप 5 to 6 ईयर्स तक ये शेयर सेल नहीं कर सकते। कि आप ये ना हाँ, सोचो शेयर ले ली अगले दिन बेच दी। ओके। ठीक है ना, वो वो बिकॉज मेरा चीजें। फ्रेंड ये सेम चीज़ कह रहा था, बिकॉज ही वर्क्स इन मेटा, और उसमें भी सेम था कि तुम्हें बाय नहीं करने शेयर्स, बट कंपनी फ्री में देगी, बट यूँ है कि तुम्हें उस कंपनी में 5 to 6 years रहना पड़ेगा एज अ ओके, लॉयल एम्प्लॉय। ओके, ठीक है, वो करते हैं, कहीं ऐसे करते हैं। हम्म। चलो अब आता है इसमें शेयर ऑप्शन स्कीम क्या होता है। शेयर ऑप्शन स्कीम इज अ स्कीम दैट गिव्स इट्स मेंबर्स यानी एम्प्लॉइज द राइट टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी इन विच दे वर्क ऑन अ सेट डेट एट अ प्राइस यूजुअली डिटरमाइंड व्हेन द स्कीम इज सेटअप। जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर डेट पे उनको बोला जाता है कि इस डेट पे कंपनी का 100 रुपए का शेयर आप 70 का या 60 का ले सकते हो। बट ठीक सर है, दैट सेल तो इज, मार्केट प्राइस के हिसाब से ही होंगे ना 5 to 6 years के बाद, अगर तब एम्प्लॉय हाँ, सेल उसके बाद करेंगे तो तो मार्केट प्राइस पे इससे होंगे तो बिल्कुल। फायदा ना। हाँ। लेकिन एटलीस्ट ये है कि 5 to 6 ईयर्स तक वो सेल ही नहीं कर सकते। हाँ, ताकि वो एम्प्लॉय को रखे कंपनी में, अदरवाइज हाँ, कंपनी का लॉस होगा। ठीक है ना, ताकि इंप्लॉय अगर ऐसे अगर इंप्लॉय लेके बेच देगा, फिर कल को वो कंपनी छोड़ देगा, हम कहेंगे उसको ऐसी शेयर्स दिए, उल्टा शेयर्स बेच के भाग गया। हम्म। ये चीज, ठीक है ना। यस सर। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, यस सर। अब आता है इंप्लॉय शेयर। अब इंप्लॉय शेयर क्या होता है? एन एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप प्लान इज अ स्कीम which acquired shares on behalf of a number of employees. It must distribute these shares within a certain number of years of acquisition. कि एम्प्लॉय शेयर क्या होता है कि एक पर्सन एम्प्लॉय के नाम पे बहुत सारे शेयर्स लेते हैं, जैसे लेट्स से मैनेजर, और उसको बोला जाता है कि तुमने ये जो शेयर्स है ये एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं चलता, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं चली जाती ये चीज, बट इट्स लाइक एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप प्लान इज स्कीम विच एक्वायर्स शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के, उनके बिहाफ पे, एम्प्लॉयज के बिहाफ पे काफी ज्यादा शेयर्स लिए जाते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल, इसको तुम ऐसे देख सकती हो कि मैंने बोला कि मेरी जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैं रिलायंस के 20 शेयर्स दूंगा ईयर एंड में, वैसे तो उनके बिहाफ पे मैंने शेयर्स परचेज कर लिए और धीरे धीरे मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा हूँ। दैट इज एम्प्लॉय शेयर, कि अपनी कंपनी के शेयर देने की बजाय किसी और कंपनी के शेयर्स दे दो। बेसिकली क्रक्स ये है कि उनको शेयर्स दे रहे तो उनका बेनिफिट क्या होगा? हैं एम्प्लॉय का, उनको शेयर मिल रहे हैं फ्री के। नहीं नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक, सर नहीं समझ में एम्प्लॉय आया को मुझे। बोनस, देखो, अल्टीमेटली इसमें कंपनी का कोई फायदा नहीं है, हमें एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। ओके। तो एम्प्लॉय को कुछ देना पड़ेगा, कैश दो या शेयर्स दो, ओके। ठीक है ना। तो हम उनको शेयर्स दे रहे हैं ताकि वो खुश रहे। तो ओके, बट दूसरी एडवांटेजेस क्या कंपनी के होंगे? शेयर हम दे रहे हैं एम्प्लॉय शेयर में। अपनी कंपनी का ही मान के चलो, यू जस्ट से अपनी कंपनी के शेयर्स, कि अपनी कंपनी ओके। के शेयर्स हम एम्प्लॉय के बिहाफ पे परचेज कर रहे हैं,
पैसे हम दे रहे हैं, उनको बाद में दे देंगे शेयर्स। हाँ ओके। इनके एडवांटेजेस क्या होंगे? एम्प्लॉय फील दे हैव अ स्टेक इन द बिजनेस। दूसरा, may offer incentive to employees to make decisions that focus on long term benefit rather than short term। जैसे मैंने बताया था कि जब हम किसी को कंपनी के शेयर्स देते हैं तो वो पर्सन मोटिवेट होता है कि वो कंपनी के लिए और काम करे ताकि कंपनी खूब पैसे कमाए। कंपनी खूब पैसे कमाएगी, प्रॉफिट्स कमाएगी, तभी जाके कंपनी जो है ग्रो करेगी, और जब ग्रो करेगी तो उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होंगे? बेनिफिट्स आर नॉट सर्टेन एज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैन नॉट बी रियलिस्टिकली बी प्रिडिक्टेड। मतलब हो सकता है हमने कंपनी का जो 100 का शेयर है वो उनको दिया 90 में, लेकिन जब वो लिया, हमने उनको बोल दिया कि तुमने 1 साल बाद सेल करना है, उनको क्या पता 1 साल बाद शेयर की वैल्यू क्या होगी? क्या पता 1 साल बाद शेयर की वैल्यू वैसे ही गिर जाए। ठीक है ना, उनको क्या पता। तो ये एक इशू रहता है उनके लिए कि उनको एक डर सा रहता है कि पता नहीं वो फायदा हमें होगा नहीं होगा। दूसरा, बेनिफिट्स आर नॉट इमीडिएट, उनको पैसे ऑन द स्पॉट थोड़ी मिल रहे हैं। ठीक है ना, दे आर नॉट गेटिंग मनी ऑन द स्पॉट, पैसे उनको ऑन द स्पॉट तो मिल नहीं रहे। यस सर। तो ये होती है हमारी इंसेंटिव स्कीम्स इन्वॉल्विंग शेयर्स। 2 मिनट लगा के एक बार इसको पढ़ लो, कोई डाउट है तो मुझसे ओके। पूछ। सर अंडरस्टूड। क्लियर? यस सर। चलो हम बढ़ते हैं आगे। सो इसके बाद हमारा आता है वैल्यू एडेड इंसेंटिव स्कीम। अब वैल्यू एडेड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक तो होता है प्रॉफिट कमाया, एक होता है वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड इज एन ऑल्टरनेटिव टू प्रॉफिट एज अ बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर एंड इट कैन बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंसेंटिव स्कीम। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज: सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल और सर्विस। ये एक तरह से तुम्हारा प्रॉफिट की तरह ही है, एक तरह से। ठीक है ना, बट इसमें फर्क क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें इसका अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। तो कैपिटल गेन जैसा क्या? इनका एग्जांपल बढ़ते हैं, रुको। पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ ही हमारी 40,000, देयरफॉर वैल्यू एडेड टारगेट इज दिस। अच्छा देखो, इसका मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सिस्टम है। देखो, तुम अगर कंपनी में जॉब कर रही हो, लेट से तुम्हें पर मंथ $10,000 मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें पता है जब भी कोई इंप्लॉय किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, अगर कंपनी उसको 10,000 दे रही है, वो एक्सपेक्ट करती है कि वो कंपनी को एक तरह से 30,000 कमा के दे। है ना, हमें पता होता है कि हम काम कर रहे हैं तो हम कंपनी को डायरेक्टली कमा के नहीं देंगे, लेकिन कंपनी अगर हमें 100 रुपए दे रही है तो हमसे 500 का काम निकलवाएगी, देसी भाषा में बोला जाता है। हाँ। तो सेम वे, अगर कंपनी हमें $10,000 दे रही है पर मंथ, तो इट विल एक्सपेक्ट कि हम कंपनी को $30,000 का काम करके दें। तो ये होता है हमारे लिए वैल्यू एडेड टारगेट, कि इतना तो हमसे एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि हमें कंपनी को कमा के देना है। अब सोचो, तुम कंपनी में जॉब कर रही हो, तुम इतने डॉलर्स मिल रहे हैं, तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम $30,000 का काम करके दो। अब तुमने इतना अच्छा काम किया कि कस्टमर्स खुश हो गए, तुम्हारे काम करने के से कस्टमर्स, तुम्हारे डायरेक्ट कस्टमर से तुम्हारा डील है, कस्टमर्स खुश हो गए और कस्टमर ले आए, और तुम्हारी वजह से कंपनी को टोटल जो उस काम मिला वो मिला 40,000 का। तो तुमने, कंपनी ने सोचा था जब तुम्हें हायर किया था कि तुमसे $30,000 का काम लेंगे, लेकिन आ गया 40,000 का। तो इसमें जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एड। इसमें तुम्हारे को एक शेयर मिल जाता है, ये बोला जाता है वैल्यू एड।
तो वैल्यू एड इज अ अल्टरनेटिव टू प्रॉफिट एज अ बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर एंड इट कैन बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंसेंटिव स्कीम कैलकुलेटेड एज कितने तुमने, जैसे इन्होंने सेल्स लिंक करा हुआ है, इट इज लाइक बेनिफिट के कितना तुमने बेनिफिट दिया माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल और सर्विस कि तुमसे कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तुम कमा के दो। जैसे उन्होंने एग्जांपल का दिया हुआ है, पेरोल कॉस्ट है 40,000, तो वैल्यू एड टारगेट इन्होंने बोला कि अगर हम पेरोल यानी सैलरीज $40,000 दे रहे हैं तो मतलब $1,20,000 का काम हमें उन्होंने करके देना है। उन्होंने टारगेट अचीव कर दिया 1,50,000 का, उन्होंने कंपनी को 1,50,000 का काम लाके दे दिया, दैट मीन 30,000 एक्सेस लाके दिया, तो उस एक्सेस में इंप्लॉय को शेयर दे दिया। दिस इज वैल्यू एडेड स्कीम। सर ये बहुत ऑफन होती है क्या, मतलब ये स्कीम? ये नहीं होती ऑफन, क्योंकि कंपनी वैसे ही हमसे बहुत एक्सपेक्ट करती है जितना कोई टारगेट अचीव ही नहीं कर पाता। और इसको हार्ड नहीं होगा क्या कैलकुलेट करना एज अ टॉप लेवल में कि नहीं, एक वो उनको कंपनी पता के होता है, लाइक? दे नो उसके एम्प्लॉय को अगर 10 लाख दे रहे हैं, जैसे ये फैक्ट होता है बैंक्स में, मेजरली बैंक्स में यहाँ पे क्या होता है कि इफ यू समवन इज वर्किंग इन अ बैंक तो उसको बोला जाता है कि तो अगर इतने ज्वाइन करा है तो तेरे को इतने सेविंग अकाउंट खुलवाने हैं, इतने क्रेडिट कार्ड कराने हैं, इतना लोन कराना है, ऐसे टारगेट्स उनको दिए जाते हैं। तो दीज आर लाइक टारगेट्स उनको अचीव करने हैं। जब वो ओवर अचीव कर लेते हैं तो उसमें उनको बोनस मिला जाता है कि अच्छा हमने इतने सेविंग्स अकाउंट खोलने, तूने ज्यादा खोल दिए, चलो उसमें तेरे को थोड़े से पैसे देते हैं। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारी कुछ टर्म है, वो टर्म हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये टर्म्स पे ये सारा। एक टर्म आती है हमारी कॉस्ट कंट्रोल, ध्यान से सुनना, इनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। एक टर्म है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है? कॉस्ट कंट्रोल मींस कि हमें कॉस्ट कम करनी है लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट से, हमें कॉस्ट को रेगुलेट करना है लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट से क्रॉस नहीं करना। ये कॉस्ट खर्चा हो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट्स में ही करना है, ऐसा नहीं हो कि हम अंधाधुंध पैसे उड़ाए जा रहे हैं। So cost control is concerned with regulating the cost in operating a business, keeping the cost within acceptable limit। के जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम कंपनी का अच्छे के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ऑपरेशन जो डे टू डे के काम है उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन लिमिट्स जो हैं उनसे ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल, के खर्चा करो लेकिन लिमिट में। देन आती है टर्म हमारी कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? प्लान्ड एंड पॉजिटिव अप्रोच टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, के प्लान्ड एंड पॉजिटिव अप्रोच से हम अपना खर्चा जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं कि और कैसे कम करा जा सकता है खर्चा। मतलब अच्छी अप्रोच, ये नहीं है कि क्वालिटी बेकार कर दो, अच्छी क्वालिटी, कोई दूसरा बायर देख लो, कहीं और से देख लो, सप्लायर देख लो, कहीं और सप्लायर देख लो, और देख लो कहां से सस्ता मिल सकता है। अच्छा यहां से सस्ता मिल रहा है लेकिन सेम क्वालिटी है, चलो यहीं से लो। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रक ज्यादा महंगी लगेगी, तुम उससे करा लो कार्ट से, वो सस्ता पड़ेगा, उससे कोई कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। ये प्लान्ड एंड पॉजिटिव अप्रोच ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, यस सर। इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अप्रोचेस टू कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है हमारी? पहला, क्रैश प्रोग्राम्स टू कट स्पेंडिंग लेवल, ऑफन अ रिएक्शन टू कैश फ्लो। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम छोड़ दो, वैसे इसको स्किप कर दो, इसको बस एक बार घर पे रीड कर लेना, कुछ खास इसमें नहीं है। ओके। ठीक है, ये भी एक बार पढ़ लेना, कुछ इसमें खास नहीं है। मेथड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूविंग एफिशिएंसी। वन वे ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट इज टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल यूजेज, के मटेरियल वेस्ट ना हो, हमारा चीजें जल्दी बने, लेबर का खर्चा कम, मटेरियल वेस्टेज ना हो तो कॉस्टिंग कम। दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कुछ इतना खास है नहीं जो उन्होंने बताया हुआ है। अब हमारी दो टर्म और आती है यहाँ पे, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। इसके बाद हमारा जो सिलेबस है, और सिलेबस कह रहा हूँ, जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ओके सर। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? दैट इज, वैल्यू एनालिसिस होता है कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे लेकिन हम अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है कोशिश करेंगे या तो वैल्यू बढ़े या फिर वैल्यू कांस्टेंट रहे, वैल्यू कम ना हो। मतलब हम खर्चे कम करेंगे
लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट से सेल प्राइस की बात नहीं हो रहा कि सेल प्राइस बढ़ी रहे, कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, जो चीजें वो प्रोडक्ट देती है, वो वैल्यू या तो बढ़ जाए या फिर वैल्यू सेम रहे लेकिन हम खर्चा कम करें। जैसे फॉर एग्जांपल पहले पहले जो फोन्स होते थे, फोन्स एल्यूमिनियम फ्रेम यूज करते थे, ठीक है, आजकल वो टाइटेनियम यूज करते हैं, टाइटेनियम फ्रेम यूज करते हैं। तो उससे क्या हो गया, एक तो मोबाइल का वेट कम हो गया, अब उस वेट कम होने से बल्कि लोगों को अब वेट भी कम हो गया और ये प्रोडक्ट सस्ता भी है। उससे क्या हुआ, उससे कंपनीज को ही फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि एक तो वैल्यू मोबाइल की उतनी है बल्कि वैल्यू उल्टा बढ़ गई, कि आज की डेट में यू आर होल्डिंग क्या कहते हैं, लाइटर फोन। दूसरा, अब जैसे सैमसंग का S23 है, फिर आया S24। S23 की स्क्रीन थोड़ी सी कर्व थी, S24 की स्क्रीन स्ट्रेट है, नॉर्मल फोन है ऐसे, उसकी थोड़ी सी कर्व स्क्रीन थी। तो कर्व स्क्रीन ऑफ कोर्स कॉस्टली होती है, तो कंपनी ने वो स्ट्रेट कर दी, तो वो भी लोगों के लिए अच्छा है। क्यों? इसमें क्या हुआ कि अब टेम्पर्ड ग्लास अच्छे से लग जाते हैं, इसमें लगते नहीं थे, साइड से निकलते थे। तो बेसिकली किसी भी तरीके से अपनी कॉस्ट कम करो, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू कम ना हो, बढ़े तो अच्छी बात है, दैट इज वैल्यू एनालिसिस। तो प्लान्ड और साइंटिफिक अप्रोच टू कॉस्ट रिडक्शन which reviews the material composition of a product or the product design so that modification and improvement can be made which do not reduce the value of the product to the customer or user, कि वैल्यू कम ना हो प्रोडक्ट की। ठीक है, यस सर। अब आता है हमारा वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होगा, कि हमने वैल्यू एनालिसिस में जो टेक्निक्स, जो चीजें हमने वैल्यू एनालिसिस में देखी थी, उसको यूज करा नए प्रोडक्ट्स में। सो एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिड टेक्निक्स टू न्यू प्रोडक्ट्स सो दैट न्यू प्रोडक्ट्स आर डिजाइन एंड डेवलप टू अ गिवन वैल्यू एट मिनिमम कॉस्ट। कि अगर हम ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमने देखा कि इस प्रोडक्ट में हम और क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस। अब इस चीज से जो हमने वैल्यू एनालिसिस करी, उसको यूज करा हमने नए प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग। जिसे सैमसंग ने S23 बनाया, S23 बनाने के बाद उन्होंने वैल्यू एनालिसिस की। अब वैल्यू एनालिसिस करके उनको काफी चीजें पता चली, जहां से कॉस्ट भी कम हो सकती है, वैल्यू भी कम ना हो। तो उन्होंने इसमें कोई चेंज नहीं करा कि S23 जो है इसी में चेंज कर दो, इन्होंने उल्टा नया फोन बना दिया कि उसमें हम ये चेंज कर देते हैं नई चीजें, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग। कि वैल्यू एनालिसिस टेक्निक से जो भी चीजें हमें पता चली, वो चीज हम नए प्रोडक्ट में डालें, ताकि नया प्रोडक्ट बेस्ट वैल्यू का हो एट अ मिनिमम कॉस्ट। ओके। ठीक है सवाल? यस सर। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसमें क्या है, 4 एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू के 4 टाइप्स हो सकते हैं, ये वैल्यू का मतलब क्या होता है। हमने वैल्यू तो पढ़ लिया, व्हाट इज वैल्यू। पहला होता है कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द आइटम, कि टोटल खर्चा उस प्रोडक्ट पे कितना हुआ, दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज वैल्यू। दूसरा होता है वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू, कि वो प्रोडक्ट जो मेरे पास है, वो मार्केट में अगर मैं एक्सचेंज करने जाऊं, दैट मींस काइंड ऑफ सेल वैल्यू, कि कितने का उसको मैं एक्सचेंज कर सकता हूं या सेल कर सकता हूं, दैट इज एक्सचेंज वैल्यू। देन आता है यूज वैल्यू। यूज वैल्यू इज व्हाट द आर्टिकल डज, पर्पस इट फुलफिल्स, कि वो क्या फुलफिल करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपेंसिव वॉचेस की बात करूं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, उनकी यूज वैल्यू कुछ नहीं है। अगर मैं बहुत एक्सपेंसिव वॉच लूं, टाइम ही तो बताना है उसने, तो उसकी कोई यूज वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी एस्टीम वैल्यू आती है। एस्टीम वैल्यू मतलब प्रेस्टीज द कस्टमर अटैच टू द प्रोडक्ट। तो एक चीज की 4 टाइप की वैल्यूज हो सकती है, कितना खर्चा हुआ, कितने का सेल हो सकता है, वो यूज करने की वैल्यू क्या है, और एस्टीम वैल्यू क्या है। ये तुम्हारे को यूनिट्स में निकालने को ऐसे नहीं बोला जाएगा कि यूनिट्स में निकालो। अब जैसे एक्टिविटी नंबर 2 में कराता हूं, क्लासिफाई द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट यूजिंग टाइप्स ऑफ वैल्यू सेट आउट अबव। प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड फॉर दिस, ये क्या हो जाएगी हमारी एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू। Then the product is available in 6 color to suit customer taste, कि एस्टीम कस्टमर के वैल्यू। टेस्ट के अकॉर्डिंग इट इज एस्टीम वैल्यू। The product will last for 10 years, 10 साल तक वो रहेगा, यूज दैट इज वैल्यू। यूज वैल्यू, कि 10 साल तक प्रोडक्ट रहेगा परफेक्ट। सर बट ठीक एक है, क्वेश्चन है सर, तो वॉच हाँ का हाँ, आपने एग्जांपल दिया था, उसकी भी मतलब अगर वो एक्सपेंसिव वॉच है तो वो भी कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट?
तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक बात मुझे, उनमें तो सेल डलते हैं, अब चाहे राडो हो चाहे कुछ भी हो, उनमें सेल ही डलते हैं, हाँ बल्कि सस्ती वॉचेस ज्यादा चलेंगी। वो एक्सपेंसिव वॉच है, कल को गिर गई, क्योंकि जो एक्सपेंसिव वॉच होती है इनमें डायमंड्स ये सब लगा होता है, ये कल को गिर गई तो टूट सकती है। अब राडो की बहुत सारी वॉचेज ऐसी हैं जो पता नहीं कोई स्पेसिफिक रॉक से बनती हैं, और वो रॉक इतना डेलिकेट होता है कि अगर जोर से करोगी तो टूट भी जाएगा वो, हम्म ठीक है ना। तो उनकी यूज वैल्यू नहीं होती, यूज वैल्यू होती है वो चीज जो ज्यादा लंबा चल सकती है, ओके, ठीक है ना, मतलब कौन सी ज्यादा लंबा, ओके। ठीक है। और ये हो गया सफा, हमारा जो चैप्टर है दैट इज फिनिश। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे को जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तुम्हारे को हम्म पुराने जो चैप्टर्स हैं वो सारे रिवाइज करने हैं, और ये हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने पढ़ा है उन सबसे, इट्स अ होल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर, उसमें कोई कॉस्टिंग ये सब नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारा आगे आने वाले F5, F7, F8, F9, आगे SBR जो तुम्हारा प्रोफेशनल लेवल है, सब में उस चैप्टर का यूज होगा, ओके ठीक है। सर, स्टडी हब के क्वेश्चंस है ना, प्लीज कैन वी सर। हाँ हाँ, स्टडी अप के क्वेश्चंस तुमने डिस्कस करने थे, हाँ ठीक है बताओ। हाँ ओ सर, एक्चुअली ना मैंने भेजा नहीं है, ठीक है मैं भेजती हूँ। या स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है क्या? तुम्हारी वाली में ऑप्शन है, तुम स्क्रीन शेयर करो, ओके मैं अपनी ऑफ करता हूँ। या सर मैं ये आपको लो भेज भी तुम, सकती हूँ, आई कैन जस्ट। वो अगर एक ही फाइल है तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, मैं ही अपनी स्क्रीन में ओपन कर लूंगा। हाँ सर, एक ही फाइल है इसलिए बस मैंने ठीक है, मेरे को भेज लग दो, किया। यू कैन सेंड इन द ग्रुप। ओके सर मैंने सेंड किया। ठीक है। Which of the following describes labor efficiency ratio? लेबर एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सफा, पहले बताओ। नहीं सर, मुझे याद करना है। लेबर एफिशिएंसी रेशियो इज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100, मतलब कि स्टैंडर्ड आवर्स लेबर ने कितना लगाया डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर लेबर को कितना लगना चाहिए था बनाने में, डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स उसने कितना लगाया, ओके ठीक है ना। सो इसमें होगा इन मेजर्स व्हेन टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क आर ग्रेटर और लेस देन बजटेड, बजटेड तो देखते नहीं है क्योंकि हम स्टैंडर्ड देखते हैं। Measures how expected labor hour for actual production output of a period compares with budgeted how expected labor hours of actual production of a period compares with the budgeted hours, नहीं budgeted hours भी नहीं होता, standard होता है। Measures हाँ सर, तो proportion of, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल यूनिट्स इनटू ओवर एब्जॉर्प्शन रेट। हाँ वो स्टैंडर्ड आवर्स होता है ना, एक्चुअल यूनिट्स इनटू ओवरहेड ओवर एब्जॉर्प्शन जो हमारा था। Measures the proportion of available hours that were lost through no fault of workforce, इसका कोई रोल ही नहीं है। Measures whether production output took more or less time than expected, ये हमारा आंसर आएगा कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब हमने इतना आवर्स एक्सपेक्ट किया था कि उतने यूनिट्स बनाने में हमें इतना टाइम लगेगा, और एक्चुअल टाइम कितना लगा, ओके ठीक है ना। तो डी शुड बी द आंसर, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, ये तो तुम्हारा सही था आई थिंक। नहीं क्योंकि मैंने फिर से आई थिंक को सॉल्व किया था, आई डोंट रिमेम्बर।
अच्छा, which two will result in under absorption of fixed overhead using absorption on, ठीक है, मशीन आवर्स में अंडर एब्जॉर्प्शन किससे होगी? बजटेड मशीन आवर्स वर मोर देन एक्चुअल। अगर बजटेड मशीन आवर्स ज्यादा थे तो मतलब हमने, और बजटेड एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर इक्वल, बजटेड एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर इक्वल। देखो मशीन आवर्स अगर हमारे ज्यादा थे, दैट मींस पर यूनिट कॉस्ट हमारी ज्यादा थी। पर यूनिट कॉस्ट हमने, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट कह रहा हूं, जब बजटेड आवर्स ज्यादा थे तो हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए होंगे बुक्स में, हाँ, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारा ओवरहेड इसलिए। एब्जॉर्प्शन रेट, नहीं रुको, बजटेड मशीन आवर्स अगर मेरे ज्यादा थे, मोर देन एक्चुअल, budgeted and actual overhead expenditure were equal, budgeted and actual overhead expenditure were equal, कि बजटेड खर्चा भी इक्वल उतना ही था, एक्चुअल खर्चा भी इतना था। नहीं देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाला है। हमने सोचा था जैसे हम 1000 आवर्स में, जैसे टोटल इन्होंने बोला कि बजटेड खर्चा और एक्चुअल खर्चा सेम था, कि बजटेड भी 1 लाख था, एक्चुअल खर्चा भी $1 लाख था। हमने सोचा था कि हम 10,000 आवर्स काम करेंगे और $10 पर आवर देंगे। ओके। ठीक है, अब बोला गया है यहाँ पे कि टोटल खर्चा तो हमारा सेम है हाँ, और एक्चुअल टाइम कम लगाया हमने, दैट मींस एक्चुअल कॉस्टिंग हमारी ज्यादा आई होगी। मतलब एक्चुअल आवर्स कम है। एक्चुअल आवर्स हमारे कम है। ओके, सो लेट्स कंसीडर 8000। ओके। हाँ, लेट कंसीडर 8,000 के 8,000 आवर्स हमने काम किया था, तो 8,000 इंटू 10, बट यहाँ पे फिर हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फर्क पड़ गया ना। इसको मैं देखता हूँ, इसको ना मैं देखता हूँ, क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने एक तुम्हारे को क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था इसी टाइप का। हाँ, बट सर ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे डाउट्स इसमें ही है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। कोई बात नहीं, और देखते हैं पहले। A company has calculated its profit using marginal absorption costing principles. Marginal costing से इतना प्रॉफिट आ रहा है, एब्जॉर्प्शन से इतना आ रहा है। कंपनी ने कितने यूनिट सेल करे होंगे? सिंपल तो है, देखो हमारा 200, ये हमारा आ रहा है एब्जॉर्प्शन से 180, एब्जॉर्प्शन माइनस इसमें हम क्या करते थे बताओ, फॉर्मूला बताओ। Absorption and marginal cost minus change in inventory multiplied by OAR, overhead absorption rate. चेंज यानी क्लोजिंग माइनस Minus ओपनिंग openings. इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू 2 लाख, यही होगा कि मार्जिनल से प्रॉफिट ज्यादा एब्जॉर्प्शन से कम है। तो ये जब मैंने करा तो दैट मींस मेरा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था। अगर क्लोजिंग स्टॉक, मैंने तुम्हें बताया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट ज्यादा आएगा, हाँ। है ना। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो सिंपल सा एक ऐसे करते हैं, तो 180 माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू 40 इज इक्वल टू 2 लाख। तो मैंने इसमें कर दिया 2 लाख माइनस 180, 20,000। हाँ, जो डिफरेंस आएगा 20 प्रॉफिट में। 20,000 डिवाइड बाय 40 कर दिया मैंने, ओके। तो दैट मीन्स 500। तो मेरा वैल्यू क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 500। ये जब मैंने सॉल्व करा, इसको मैं यहां ले गया, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। ये यूनिट्स होते हैं ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, सेल कितने करे होंगे, तो हमारे को, मैं तुम्हें सेल का फॉर्मूला बताया था कि सेल यूनिट्स मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना था प्लस कितने हमने परचेज करे माइनस कितना क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। तो 5,000 यूनिट्स हमारे, सॉरी सेल्स हमें निकालनी है,
ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, ये हमारा ऑलरेडी 500 आया हुआ है, ओके, और प्लस प्लस प्रोडक्शन। 5000, दैट मीन्स हमने 5500 यूनिट सेल करे होंगे। हाँ, क्योंकि मेरा आंसर 4500 आ रहा था और मैंने मैंने एक्चुअली ओपनिंग वो स्टॉक को ये एज अ इसका प्रोडक्ट चक्कर रह गया लिया होगा। था। मैंने एक ओपनिंग स्टॉक को एज अ प्रोडक्शन ले लिया था, तो फिर उसकी वजह से ओके, मेरी वैल्यू 4500 अब आ क्लियर रही है? थी। हाँ, चलो नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट हैज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इतना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इतना, a product has marginal cost per unit इतना, actual production for the month was 10,000 units and sale was this, selling price was this, what is the marginal costing profit per month? marginal cost हमें दी हुई है 56, ठीक है, overhead absorption rate is 10, हमें क्या निकालना है? marginal costing profit। actual production was 10,000 in line with the budget, sales were 9,500, selling price was this, overhead absorption rate, marginal cost per unit दी हुई है ना, तो इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके निकाल सकते हैं, बट फिर सेल्स बट हमें के मार्जिनल यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ही दिया हुआ सीधा हमें। एक सेकेंड, एक्चुअली क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हमारा वो माइनस होता है ना, फिक्स कॉस्ट। हाँ, फिक्स कॉस्ट होता है। तो फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ओवर एब्जॉर्प्शन इट इज दिस, तो नहीं सर, तो एक्चुअल अपन फिक्स, वेरिएबल देखो और नॉन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स करते हैं, राइट? माइनस फिक्स तो एंड हाँ, में होता है, जब नॉन कंट्रीब्यूशन वेरिएबल फिक्स ही होगी ना, नॉन हाँ, वेरिएबल इज फिक्स्ड ओनली। ओके। तो 100 माइनस 56 दैट मीन्स 44, 44। तो कितने यूनिट्स मैंने सेल किए हैं? 9500 इंटू 44, हाँ, तो यहाँ तक तो मैंने आ गया था मेरा। 418000, ये होगा मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट। हम्म अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मुझे दिया हुआ है 10, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने इतनी करी, सेल्स इतनी करी मैंने, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक मेरा आ गया 500 यूनिट्स, 500 इंटू 10 अगर मैं करता हूँ 50,000, ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मेरी आ रही है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, अच्छा तो जितने यूनिट्स 10,000, इसका आंसर 318 आ रहा है क्या? शिट, और इसका आंसर मुझे सर स्टडी हब से देखना पड़ेगा। इसका आंसर देख के बताना, शायद 318 आ रहा है, मैं कैसे बता दूं? देखो मुझे हम्म ओवरहेड्स, मुझे ओवरहेड्स निकालने हैं, जो फिक्स ओवरहेड हम एब्जॉर्ब करते हैं, हाँ। है ना, तो मुझे दिया हम्म हुआ है यहाँ पे कि हमने इतने यूनिट्स बनाए टोटल, हम्म ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज $10, हम्म और ओवरहेड एब्जॉर्ब हम कौन से करते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स ही करते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो हाँ कभी एब्जॉर्ब होते नहीं, वो तो वैसे ही पर यूनिट पता है। हाँ, तो 10,000 इंटू 10 दैट मीन्स 1 लाख मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस होंगे। ओके। यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन तो बताए नहीं हुए, हम्म इसमें लिखा भी हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन इज दिस इन लाइन विद द बजट। तो यस ये सर। मेरा था मार्जिनल कॉस्ट, ये मेरी थी फिक्स कॉस्ट, तो 318,000 शुड बी हाँ द सर, आई प्रॉफिट। थिंक यही आंसर है, क्योंकि मेरा 4,18,000 आ रहा था, बट फिर मुझे पता नहीं था 1,00,000 कैसे माइनस हुआ, तो आई थिंक इट शुड वो बी। फिर ये 1 लाख है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? फिक्स कॉस्ट हमारी अगर 10,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं और एब्जॉर्प्शन रेट है 10, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट वुड बी 10,000 इंटू 10, तो प्रोडक्शन, ओके। ठीक है ना?
हाँ फिक्स कॉस्ट ऐसे निकलती है ना, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, हम जब एब्जॉर्ब करते हैं पर यूनिट, वो इसी बेस पे करते हैं ना कि टोटल यूनिट्स, टोटल खर्चा डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, तो पर यूनिट आ गई, हाँ वो चीज है ये। ओके। चलो 6, व्हाट विल रिजल्ट इन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एक्चुअल एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी विच आर बोथ बिलो बजट। अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि मैंने खर्चे एब्जॉर्ब कम करे, एक्चुअल हुए थे ज्यादा, सो एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड द वॉल्यूम एक्टिविटी बोथ आर बिलो बजट, कि हमारे बजटेड ज्यादा थे एक्चुअल कम थे, तो वो तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। हाँ एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजट एंड एक्चुअल वॉल्यूम इज सेम, डजंट मैटर, एक्चुअल वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है एक्चुअल वो बजट के बिलो है, दैट मीन बजट में हमने ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया था, वो भी ओवर हाँ एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी अबव बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज बिलो बजट, ये सेम एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजट, सर एक एक्चुअल सेकेंड। एक्सपेंडिचर जो है। सर अंडर एब्जॉर्प्शन में तब एक्चुअल यूनिट्स फॉर एग्जांपल 90,000 है, बट अपने नहीं नहीं, यूनिट्स एब्जॉर्ब नहीं, यूनिट्स नहीं, अंडर एब्जॉर्प्शन मींस कि हमारा एक्चुअल जो खर्चा था, टोटल खर्चा वो कम हुआ था, लेकिन हमने बजट के टाइम पे ज्यादा लिख दिया खर्चा। नहीं नहीं सॉरी, नहीं सर, तो उल्टा बोल गया, अपोजिट अंडर होगा ना। ऑपोजिट होता है, अंडर हाँ एब्जॉर्प्शन होता है कि एक्चुअल खर्चा ज्यादा हुआ हाँ, एक्चुअल लेकिन खर्चा हमने ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, कम कर एब्जॉर्ब कम किया। दिया। राइट राइट राइट, हम्म। ये वाले मैं देखता हूँ, ठीक है सब। हाँ सर, इसमें एक डाउट है, तो फिर फोर्थ वाला कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आया। इसका आंसर डी है मैं तो। चेक करता हूँ ये वाला, इसका सॉल्यूशन कोई क्रक्स देखता हूँ। ये देखते हैं, विच सिचुएशन वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मतलब कि एक्चुअल खर्चे थे ज्यादा, हमने लिखे कम। लेबर एफिशिएंसी वाज सेम एज बजटेड, ओके। सर इसमें सी है, सी कैसे होगा, तो अपोजिट होगा ना। एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हुई। नहीं, जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एक्चुअल खर्चा भी ज्यादा होगा, हम्म। तो एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगा और बजट खर्चा कम था, तो वो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हाँ मतलब एक्चुअल अपने ज्यादा बताया, बट एब्जॉर्ब किया था कम। हाँ वही है ना। इसका मैं कुछ शॉर्टकट निकालता हूँ, रुको देखता हूँ, मैं इसका निकाल के तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर। चलो अब ये देखते हैं। अ फर्म हम्म। मैन्युफैक्चर्स ए एंड बी फ्रॉम जॉइंट प्रोसेस, मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड इज दिस एंड कन्वर्जन कॉस्ट इज दिस। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 12,000 लीटर्स एंड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट बी इज 20,000 लीटर्स। कि हमारा टोटल खर्चा हमारा हुआ 450 प्लस 220 770। ए हमने बनाया 12,000 लीटर्स, बी हमने बनाया 20,000 लीटर्स। प्रोडक्ट ए में बी सोल्ड एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ 30 पर लीटर। प्रोडक्ट ए जो है वो $30 का सेल हो सकता है, वाइल प्रोडक्ट बी मस्ट बी प्रोसेस फर्दर इनटू प्रोडक्ट बी बी। ये सेम क्वेश्चन हमने करा तो था। नहीं सर, इसमें ना आंसर में मुझे बीइंग सोल्ड फॉर 50 पर लीटर को, बीइंग सोल्ड फॉर 50 पर लीटर, फिर बीबी जो है वो 50 का सेल होगा। हम्म। प्रोडक्ट बी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 60,000 फॉर 20,000 लीटर्स, कि यहाँ पे हमारा एडिशनल $60,000 का और खर्चा होगा। हम्म। प्रोडक्ट बी एक्सपीरियंसेस 10% आउटपुट लॉस व्हेन प्रोसेस टू बीबी, कि यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो 10% का हमारा लॉस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 18,000 लीटर ही बचेंगे हमारे, कि हम जब इसमें काम करेंगे तो हमारे 18,000 लीटर ही बचेंगे। ओके। हम्म। ठीक है ना, 10% लॉस हो रहा है ना हमारा जब हम आगे जा रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है हाँ। ना कि जब हम इसमें प्रोसेस करते हैं तो 2,000 का हमारा लीटर का लॉस हो जाएगा, 18,000 लीटर ही बचेंगे। ओके। तो हमें बताना है कॉस्ट और अपोर्शन में, टोटल जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन टू प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए में टोटल, प्रोडक्ट ए में जॉइंट कॉस्ट कितनी अपोर्शन होगी। सर 12,000 इंटू 30। 12,000 डिवाइड बाय 32,000 इंटू 77,000। यहां तक तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक तो इतने यूनिट्स बन रहे हैं ना, वो तो बाद की हाँ प्रोसेस में कम हो रहे हैं।
Okay. तो it should be 12,000 divided by 32,000 into 77. नहीं सर, एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ना, तो सेल्स वैल्यू तो 12,000 into 30 होगा ना। अच्छा एनआरवी है ना, तो 12,000 हाँ into एनआरवी 30. है ना। हाँ अच्छा अच्छा, इसकी हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, एनआरवी. हम्म ये 50 का सेल होता है. इसमें से अगर हम कॉस्ट माइनस करें, 50 पर यूनिट का सेल होता है, 60,000 की कॉस्ट है, तो 60,000 60,000 डिवाइड बाय 20,000 इट इज 3. सो 3 अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो ये 47 का सेल हुआ एक तरह से. तो देखूं इसका 12,000 into 30, that is 360. 20,000 into 47, इसमें वैसे 10% का लॉस भी हो रहा है सेल का. चलो एक बार ये चेक करके देखते हैं. 94,000 प्लस 360 इट इज 1 लाख. तो हमें निकालना है ए का 36. 77,000 into 36 डिवाइड बाय 130. 213230 कुछ का लगा रहा है, रुको इसमें ये 10% का कुछ है. इन्होंने कॉस्ट के बेस पे अपोर्शन कर दिया इनको. हाँ बट सेल पता इतनी है. नहीं, बट ये 0.3 0.7 कैसे आया कॉस्ट? नहीं सर, तो कॉस्ट के बेसिस पे कैसे किया? प्राइस पर लीटर है ना, तो मल्टीप्लाई किया ना सेल की नहीं, वैल्यू से सेल ही तो। आउटपुट आ गया, रेवेन्यू, हाँ हाँ यहाँ तक आ गया। फर्दर प्रोसेसिंग इसमें थी वो माइनस कर दी, एनआरवी. अच्छा इन्होंने सेल वैल अच्छा इन्होंने सिंपली क्या किया, इन्होंने वो 10% छोड़ दो, इन्होंने क्या किया कि सेल वैल्यू क्या है. अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है. इन्होंने क्या किया, सिंपल 18,000 कितने यूनिट्स बनते हैं हमारे, 18,000 हम्म बीबी के. ये बेसिकली बीबी के 18,000 बनते हैं. तो 18,000 इंटू 50 ये होगी टोटल सेल वैल्यू. हम्म तो सेल वैल्यू में से इन्होंने क्या किया, इसका फर्दर प्रोसेसिंग का ये खर्चा था वो हटा दिया, तो ये आ गई सेल वैल्यू इसकी, इन्होंने ऐसे निकाल दी. नहीं आया समझ। देखो हमने अगर एनआरबी निकाली, नेट रिलायजेबल वैल्यू, एक तरह से मैं बोल रहा हम्म हूँ कि मेरे जो बी हैं वो भले ही 20,000 बनते हैं, वो आगे जाके 18,000 सेल होते हैं, और इसमें टोटल मेरा 60,000 का खर्चा होता है. हम्म तो 18,000 अगर 50 का सेल होगा तो ये होगी मेरी सेल वैल्यू. हम्म लेकिन इसके अंदर ये मेरा एक खर्चा है, हाँ तो कॉस्ट टू सेल 6,000 मैंने माइनस कर दिया. एनआरवी क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल. हम्म तो सेल प्राइस हमारा है इतना, इतने पैसे मिलेंगे, माइनस कॉस्ट टू सेल यहां तक पहुंचने का इतना खर्चा है. तो एनआरवी इन्होंने ये निकाल दिया 840. ओके। तो उसके बेस पे कर दिया मैंने, थोड़ा सा अलग तरीका करता बट वो एक काइंड ऑफ वही चीज है, ज्यादा फर्क नहीं है. इसके बेस पे इन्होंने प्रोपोर्शन कर दिया. सो मतलब 3,60,000 डिवाइडेड, एंड 840. सॉरी 840, और इनका टोटल। हाँ टोटल 120 इसके बेस पे कर दिया. हाँ ओके ओके। क्योंकि हमने उसमें टर्म पढ़ी थी कि अगर सेल वैल्यू ना हो तो एनआरवी भी निकाल सकते हैं, मुझे याद आ गया. थोड़ी ट्रिकी था ठीक है, इसलिए नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं अच्छी बात है, यू डूइंग दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गुड. चलो नेक्स्ट, विच कॉज एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस. ये हमें निकालना है अभी. लेबर यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, ये हमारा आगे करना है हमें. अच्छा तो अभी जरूरत नहीं है ना, मतलब आ हाँ जाएगा। ओके। आगे, Driamo company manufactures three product XYZ. The following data has been extracted from the company's accounting record. Selling price इतना, production से unit sales इतनी, selling expenses इतने, joint cost amount to 65,000. If joint costs are apportioned on the basis of sale value, what is net profit made by product Y for this month? Product Y का net profit कितना होगा? तो product Y के units इतने बन के इतने sale हुए,
तो 480 इंटू 75, तो इतना हमारा 36, ये हो गया हमारा उसकी सेल वैल्यू। सेलिंग एक्सपेंसेस है 5 है हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे भी हम एनआरवी निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम अच्छा एनआरवी सर, निकाल देते हैं एनआरवी सब। मतलब कॉस्ट में से जो भी एक्सपेंसेस, सेलिंग, नेट नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन, तो क्या क्या एक्सपेंसेस माइनस होते हैं? Cost- बस सेलिंग एक्सपेंस। only एनआरवी selling. मींस सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ओके, तो कॉस्ट टू सेल हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो सेलिंग एक्सपेंस जो भी तुम्हारा आएगा 30,000 माइनस 7, मतलब 30,000। नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ओके नहीं नहीं, नॉन प्रोडक्शन नहीं सब, सिर्फ सेलिंग। ओके, एडमिन भी आते हैं और भी खर्चे आते हैं। इसका हाँ मतलब है कि सामान अभी नहीं, जिस दिन ये बायफिकेट हुआ इस दिन नहीं बिक सकता, ये जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ये बिक नहीं सकता। इस पे हमें फर्दर खर्चा करना पड़ेगा तभी बिकेगा ये। अच्छा, तो सेलेबल तो खाली सेलिंग एक्सपेंस ही होंगे। ओके, हाँ हाँ ठीक है, आई थिंक यही डाउट था। चलो। ओके, सब एक काम करें छोटा सा, मैं बाकी डाउट्स तुम्हारे कर लो, एक्चुअली मुझे ना कहीं जाना है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ ओके, अभी तो ठीक बहुत है, कम है। बट सर वो जो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन वो काफी कंफ्यूजिंग है, तो क्या इसका कोई इजी वे उसका होता मैं है कुछ ना? निकालता हूँ, मैं कुछ करता हूँ उसका, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम चलो सर। ओके, सब टेक केयर, ओके, टेक केयर, बाय। बाय।